हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं सेक्शन सेकंड का। जो कॉर्लरी है, एक थ्योरम जो लास्ट हमने की थी, लैग्रेंजेस फोर स्क्वायर थ्योरम। ठीक है जी। उस फोर स्क्वायर थ्योरम के बाद ये कॉर्लरी है आपकी, और है इम्पोर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी है। क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स such that cannot be written as a sum of फोर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वेयर्स। ठीक है जी। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इनफाइनेटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनको हम सम ऑफ द फोर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख नहीं सकते। अभी जो हमने रिजल्ट किया था इससे पहले, वो रिजल्ट क्या था आपका कि एवरी इंटीजर n कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द फोर नॉन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फोर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। वो जो अभी रिजल्ट हमने किया था इससे पहले, वो क्या था कि अगर मान लो आपके पास कोई नंबर n है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर और प्लस x4 स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फोर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो उसमें एक खास बात ये भी थी कि हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता था। ठीक है जी। और सारे के सारे आपके पॉजिटिव भी हो सकते थे। तो कोई भी नंबर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये लैग्रेंजेस फोर स्क्वायर थ्योरम जो थी हमने वो की थी। अब जो ये रिजल्ट है कोरलरी जो 6.27 है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि बहुत से इनफाइनेटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनको हम फोर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वेयर्स के सम के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक। यानी कि जो रिजल्ट हमने पहले किया था उसमें क्या था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात थी। यहाँ जो बात चल रही है वो फोर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वेयर्स, कि भाई सारे के सारे कोई जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हो सकते। मतलब जो इनफाइनेटली मैनी ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि सारे के सारे वो पॉजिटिव आपके परफेक्ट स्क्वेयर हों। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे। और दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है, बट एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 169 इज ए सम ऑफ द फाइव पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जो हर एक इंटीजर जो 169 से ज़्यादा है उसको आप लिख सकते हो फाइव पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के सम के रूप में। ठीक, ये बात भी हम प्रूव करेंगे। अब देखो हम करते हैं काम अपना शुरू। देखो सबसे पहले हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर चार नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम 8 से डिविजिबल हो, यानी कि उसको हम 8 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, यानी कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 8, तब हम ये प्रूव करेंगे कि x1 x2 x3 और x4 ये क्या होंगे आपके, दे आर इवन नंबर्स। ये सारे के सारे क्या होंगे, इवन नंबर। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। हम एक काम कर लेते हैं, इसका अपोजिट मान के चलते हैं। सपोज इफ पॉसिबल, इसका अपोजिट क्या होगा, जस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट वो क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ x1 x2 x3 x4 इज ओड इंटीजर। मतलब ये जो हमारे चार नंबर हैं x1 से लेकर के x4 तक के, इन चारों नंबर में से आपने कम से कम एक नंबर ऐसा चूज कर लिया जो कि आपका क्या है, ओड इंटीजर है। ठीक है जी। और इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इस बात को। अगर हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सभी के सभी जो x1 से लेकर के x4 तक के नंबर्स हैं उनको क्या होना पड़ेगा, आपको आपका इवन होना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कैसे करते हैं, देखो जो स्टार्टिंग हमने मान लिया, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि भी हमने मान लिया कि भी वो उनमें से जो चारों में से कोई एक आपका ओड इंटीजर है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये मान लेते हैं कि भाई जो x1 है वो आपका क्या है, ओड है। ठीक है जी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे अज्यूम दैट x1 इज ओड। अगर x1 ओड है तो x1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर x आपका इवन हो तब तो उसका स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 0 या फिर 4 के mod 8 में। और अगर x आपका ओड हो तब किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये तो हम जानते हैं ना। तो ये रिजल्ट जो है, मतलब कोई भी नंबर जो है उसका स्क्वायर तीन नंबर्स के ही कॉन्ग्रुएंट है, 0 के, 1 के और 4 के।
वो भी तब अगर x आपका इवन है तो वो 0 और 4 के, और अगर x आपका ओड है तो वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस केस में क्योंकि x1 आपका ओड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8। चलो सॉरी, हाँ आगे चलते हैं। देखो हमें जो गिवन है, सिंस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट है, सिंस दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 8, ये हमें गिवन है, ठीक। और ये हम लेकर के चल रहे हैं कि x1 स्क्वायर जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के, क्योंकि ये ओड होने के कारण, ठीक है ना। अब अगर हम जो ये इक्वेशन है, जो नीचे इक्वेशन है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 7 के मॉड 8 में, है ना। क्योंकि अगर जैसा कि मैंने कहा कि वो आएगा क्या आपका, x2 स्क्वायर आएगा, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, -1 के मॉड 8 में, ठीक, -1 के मॉड 8 में इसका। और -1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, अगर हम -1 की बात करें, -1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो सॉरी 7 के कॉन्ग्रुएंट है, -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 8, वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आया, 7 के कॉन्ग्रुएंट आया। अब जो है हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इस बात को, ठीक है ना, कि भी वो 7 के नहीं हो सकते, इन सब के स्क्वायर्स का सम आपका 7 के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। 0 से लेकर के 6 तक जो नंबर्स हैं उनके कॉन्ग्रुएंट तो हो सकता है, लेकिन 7 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब इस बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं हम कि भी पहले x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर की बात करते हैं दोनों की। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कंपोजिशन टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो कंपोजिशन टेबल है एडिशन मोड 8 के हिसाब से, जो हर एक नंबर है आपका, जो भी कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, या तो 0 के या 1 के या फिर 4 के, है ना, या तो 0 के या 1 के या 4 के, इन्हीं 3 नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट है। चलो तो वही 3 नंबर मैंने नीचे भी ले लिए, वही 3 नंबर मैंने नीचे भी ले लिए। अगर मैं इनको कंपोजिशन टेबल की बात करूं तो पहले में तो आपको वही आ जाएगा, 0 में 0 ऐड किया, 0 में 1 ऐड किया, वही आ जाएंगे। दूसरे में आपके 1 में 0 करोगे तो 1, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर आप क्या करो, 4 में आप 0 को करोगे तो 4, 4 और 1 5, 4 और 4 8 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना, 0। तो देखा जाए तो x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 0, 1, 2, 4 और 5 के कॉन्ग्रुएंट हो गया मोड 8 में, ठीक। चलो कंपोजिशन टेबल जो दूसरी उसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई मैंने क्या काम किया, यहाँ जो एंट्रीज हैं वो मैंने किसकी ले ली, एक तरह से वो मैंने ले ली x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर की, वो जिसके भी कॉन्ग्रुएंट है वो एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली, और यहाँ पे मैंने किसकी एंट्री ले ली, x3 स्क्वायर की एंट्री ले ली, ठीक है जी। और जब इसको सॉल्व किया मैंने, जब इसको सॉल्व किया तो ये जो आपके पास ना, ये आपके पास नंबर आ जाते हैं सारे के सारे सॉल्व करने, देख लेना आप सॉल्व करके। जब आप कंपोजिशन टेबल लगाते हो तो आप पाओगे यहाँ जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे किसके कॉन्ग्रुएंट हैं, 0 से लेकर के 6 तक के जो नंबर्स हैं उनके कॉन्ग्रुएंट हैं, 7 इसमें नहीं आता कहीं भी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो आपका x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 8, कि भी वो 7 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स सेकंड, क्योंकि सेकंड तो हम यही लेकर के चल रहे थे। अगर आप देखो सेकंड क्या कहती है इक्वेशन, सेकंड तो हम ये लेकर के चल रहे थे ना कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 8, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है यहाँ से हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी तो हमारी जो पोजीशन है वो रॉन्ग हो जाती है। और पोजीशन क्या थी हमारी कि भी जो x1 x2 x3 x4 हमने क्या माने थे कि भी कम से कम एक हमने माना था कि ओड है, वो कहता है कि कम से कम एक भी ओड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा कि सारे के सारे क्या होंगे, दे आर इवन इंटीजर्स। चलो चलते हैं आगे। आगे जो है हमारे पास, ये तो बात हमने प्रूव कर दी कि भाई अगर x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर और xn का स्क्वायर हमारा 8 का मल्टीपल है,
ठीक है जी। अगर वो 8 का मल्टीपल है तो x1/2 का होल स्क्वायर, x2/2 का होल स्क्वायर, x3/2 का होल स्क्वायर, x4/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2n के बराबर, क्योंकि x1 x2 x3 xn ये इवन है, इवन होने के कारण इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया कि भी 2n आपका इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक। चलो अब कन्वर्स पार्ट कर लेते हैं। कन्वर्स पार्ट में मान लो कि इन सब का स्क्वायर का सम आपका 2n के इक्वल है फॉर सम n बिलोंग्स टू z। तो आप अगर 4 से थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 से अगर आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये लेकर के चलते हो कि 8n को आप x1 से लेकर के xn तक के स्क्वेयर्स का सम लेकर के चलते हो, तब आप 2n को भी दिखा देते हो कि वो 4 इंटीजर्स के सम के बराबर है, 4 इंटीजर्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। और जब आप 2n को 4 इंटीजर्स के स्क्वायर के सम के रूप में लिखते हो, तब आप 8n को भी दिखा देते हो कि वो भी क्या है आपका 4 इंटीजर्स के स्क्वायर के सम के रूप में वो आपने दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, देयर इज 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2n एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8n। यानी कि ये आपके पास आ गया, दस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2n एंड ऑफ 8n आर इन 1-1 कोरस्पोंडेंस। तो 1-1 कोरस्पोंडेंस में आपके पास ये एक तरह से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो 1-1 का मतलब क्या है कि 1-1 और ऑन टू, ठीक है ना। अगर कहने का मतलब ये कि अगर हम दो इस तरह से फंक्शंस लें, एक तरफ हम ले लें रिप्रेजेंटेशन 2n की और एक तरफ हम ले लें रिप्रेजेंटेशन 8n की 4 इंटीजर्स के स्क्वायर के सम के रूप में, तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो आपका 1-1 ऑन टू होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई आपने मान लो 2 सेम इमेजेस अगर ले ली उस फंक्शन में, तो आपको सेम एलिमेंट भी मिल जाएंगे डोमेन के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आप कोई एलिमेंट चूज़ कर लेते हो रेंज का, तो आप उसके कोरस्पोंडिंगली आप डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट दिखा दोगे। मतलब कहने का 1-1 या सॉरी 1-1, हाँ 1-1 कोरस्पोंडेंस है, ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो अब नाउ द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 एज द सम ऑफ द 4 स्क्वेयर्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है 2 की स्क्वेयर्स के सम के रूप में, ठीक है जी, वो जो है वो क्या है आपकी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक। आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन लेकर के चल रहे हो, यहाँ पे चल रहे हो क्या मतलब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 4 नंबर के स्क्वायर के सम के रूप में, और कोई इसकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। हाँ, इसमें एक कंडीशन आप ये लेकर के चल सकते हो, ये कंडीशन आप लगा सकते हो कि भाई यहाँ ना जो आपका एक तरह से जो xn है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ आप ये कंडीशन लेकर के चल सकते हो कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x4 है ये विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये सारे आप इस तरह से एक ऑर्डर में आपने सारे के सारे फिट कर दिए। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यहाँ पे इसको लिख तो ऐसे भी सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से सेट करेंगे x1 से लेकर के x2 x3 और xn को कि भाई x1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा आपका x2 है, उससे छोटा आपका x3 है और उससे सबसे छोटा आपका x4 है। मतलब छोटा क्या बराबर भी हो सकता है x1 आपका, जैसे कि बात आई ना कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। ऐसे ही दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू x3 एंड आल्सो x3 आ गया, और आल्सो x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से आप चूज कर सकते हो। तो जो ओनली रिप्रेजेंटेशन है 2 की, ठीक है ना, एज द सम ऑफ द 4 स्क्वेयर्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो क्या है, वो ये है और कोई नहीं बनती। ऐसे ही जो 8 की रिप्रेजेंटेशन है सम ऑफ द 4 स्क्वेयर्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो क्या होगी आपकी, ये होगी। कैसे आया ये इस रिजल्ट से आया
कि भाई यहाँ से जैसे हमने किया था ना ये, कि अगर ये 2n के इक्वल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही काम हमने यहाँ पे भी किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको पूरे को, तो आपका ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यही रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा कोई और होगी या नहीं होगी, वो इसलिए क्योंकि वो ऊपर हमने बताया ना कि 1-to-1 कोरस्पोंडेंस उनके बीच में। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो इसको, 1-to-1 कोरस्पोंडेंस के कारण ऐसा हुआ कि भी जो 8 है वो भी आपका इसी तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है जी। सिमिलरली द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 32 एज अ सम ऑफ द 4 स्क्वेयर्स, फिर आप दोबारा से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम करते रहेंगे, ऐसे करते करते लास्ट में एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2^2r+1। ठीक है ना, क्योंकि जो 8 है वो भी क्या है आपका 2^3, 32 भी क्या है आपका 2^5 है ना, उसके बाद क्या आएगा 2^7। देखा जाए तो 2 की जो पावर्स हैं वो आपकी ओड होती जा रही हैं। चलो, तो ये जो है वेयर r बिलोंग्स टू n, तो यानी कि यहाँ से क्या मिला आपको 2^2r+1 कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ 4 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वेयर्स। मतलब यहाँ पे जो है ये हमने दिखा दिया कि भी 2^2r+1 को इसी तरह से आप लिख सकते हो और कोई रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकती, यानी कि ज़ीरो तो आएगा ही आएगा, कहने का मतलब तो वही बात। और r क्योंकि आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, r आपके इन्फाइनेटली मैनी नंबर हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आप ये कह सकते हो कि 2^2r+1 कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ द 4 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वेयर। सारे कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब देर आर इन्फाइनेटली मैनी नंबर्स विच दे कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ द 4 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक, क्योंकि ये इन्फाइनेट है आपके। चलो, ये जो है ये बात हमने प्रूव करनी थी तो ये हमने कर दी। चलो चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है कि हम मान लेते हैं कि n आपका 169 से ग्रेटर है। हमें ये प्रूव करना है कि n को हम 5 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वेयर्स 5 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वेयर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, या 5 सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में आप इसको लिख सकते हो। तो कैसे करेंगे? देखो, n अगर ग्रेटर देन है 169 से तो इनका डिफरेंस आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जो लैग्रेंजियस थ्योरम है, ठीक है, लैग्रेंजियस 4 स्क्वायर थ्योरम, वो क्या कहती है कि हर एक इंटीजर को आप लिख सकते हो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे लिख सकते हो, है ना, xi बिलोंग्स टू z एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो n 169 को आप उस तरफ ले जाते हो, हम उस तरफ ले गए हम। चलो जी, चलते हैं आगे। यानी कि आपके पास क्या आया, n = 169 प्लस ये सारा का सारा आपके पास आ जाता है। नाउ द फॉलोइंग केसेस अराइज। जो ये कौन कौन से केस अराइज होते हैं, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि भाई जो n है ना वो 5 जो है ऐसे नंबर होंगे जो कि सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और उनके स्क्वायर के सम के रूप में n को लिखा जा सकता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो केसेस क्या क्या राइज होंगे। अगर तो सारे के सारे xj's आर के पॉजिटिव हैं, सारे x1 से लेकर के xj तक, x4 तक सॉरी, सारे अगर पॉजिटिव हैं, तब n को कैसे लिख सकते हो आप, 13 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख लोगे तो वो कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अगर सारे x1 से x4 तक पॉजिटिव हैं तब तो कुछ करना ही नहीं प्रूव, फिर तो आ ही गया रिजल्ट आपका जो आपको प्रूव करना है। ठीक है जी। चलो, अगर हो सकता है कि उनमें से एक आपका क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, है ना, xj's में से एक जीरो हो जाए। मान लो कि x4 जीरो है और ये सारे के सारे आपके इस तरह से हैं कि भी x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब ये ले लिया आपने। तो 169 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, क्योंकि x4 तो हम जीरो ही लेकर के चल रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो मिले आपको नंबर, ये भी आपको 5 मिल गए, पॉजिटिव नंबर मिल गए 5, जिनके स्क्वायर के सम के रूप में आपने n को लिख दिया। ठीक, चलो सॉरी, ये थर्ड, अगर मान लो आपके पास 2 xj's आपके जीरो आ जाते हैं,
दो को आपने जीरो कर दिया, दो आपके नॉन जीरो हैं, तो 169 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे, यानी कि दोबारा से आपने एन को रिप्रेजेंट कर दिया सम ऑफ द 5 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक। और मान लो एन जो है तीन आपके क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, एक नॉन जीरो रहता है, मान लो तीनों जीरो हो जाते हैं, एक नॉन जीरो रहता है, तो 169 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस x1 स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो विच इम्प्लाई दैट एन इज ए सम ऑफ द 5 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एन आपका जो है सम है फॉर 5 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है जी। और अगर हम ये कहें कि भी सारे के सारे एक्स जेस जीरो हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर सारे जीरो हो गए तो एन किसके बराबर हो जाएगा, एन 169 के बराबर हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि एन तो हमारा किससे ग्रेटर है, 169 से ग्रेटर है, इसलिए सारे तो हो नहीं सकते, कम से कम एक तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। और हाँ तीन हो सकते हैं उनमें से जीरो, तो वही हमने जो रिजल्ट है जहाँ तक हो सकते थे जीरो वो हमने चूज़ किए, और हमने ये दिखा दिया कि हर केस में एन को लिखा जा सकता है सम ऑफ द 5 पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है जी। तो ठीक है, हम नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका उसमें हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे। अभी तक जो काम हुआ है वो अच्छे से कर लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है जी, धन्यवाद।